हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर, बीए बीएससी पार्ट थर्ड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑफ एशिया, पेपर फर्स्ट है। और आज अपन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कृषि के विकास के जो कारक होते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फैक्टर्स, तो कृषि का विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है। मतलब कृषि के विकास में कोई एक कारक प्रभावी नहीं होता है, अनेक कारक क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। इनमें से भौतिक कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन भौतिक कारकों के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्राविधिक कारकों का प्रभाव भी कृषि के ऊपर पड़ता है। तो अब अपन फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कृषि के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो भौतिक कारकों में सबसे पहले अपन तापमान का अध्ययन करते हैं। तो अब ये तापमान जलवायु के अंतर्गत आती है, तापमान और वर्षा दोनों जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक फसल को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फसल को क्या होती है, अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। जैसे धान की जो कृषि है उसको तापमान भी अधिक चाहिए और वर्षा भी अधिक चाहिए। अब इसी प्रकार रबड़ की कृषि को भी तापमान की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो कृषि के योग्य तापमान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन शीत एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ ग्रीष्म ऋतु में ही वहाँ की फसलों के योग्य तापमान प्राप्त होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ही वहाँ पर अधिकांश फसलें उत्पन्न की जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि अपन गेहूं की फसल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो ब्रिटिश कोलंबिया और कोलोराडो के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बसंत ऋतु में गेहूं की कृषि की जाती है। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में गेहूं की कृषि की जाती है। तो दूसरा जो कारक है वो है वर्षा। अब विविध फसलों के लिए वर्षा भी भिन्न भिन्न आवश्यकता पड़ती है। तो धान की खेती जो होती है वो वर्षा काल में, और मक्का की जो कृषि होती है वो कम वर्षा के क्षेत्रों में की जाती है। तो इस प्रकार वर्षा की जो स्थिति होती है वो भी फसलों के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर अधिक जल चाहने वाली फसलों को चयन किया जाता है, और जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहाँ पर कम जल चाहने वाली फसलों का चयन किया जाता है। तो वर्षा की विभिन्नता भी कृषि की फसलों को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर तापमान भी अधिक पाए जाते हैं, वर्षा भी अधिक होती है। तो यहाँ पर जिन फसलों को तापमान और वर्षा अधिक आवश्यकता होती है वहाँ पर इस जैसे धान, गन्ना, रबड़, इस प्रकार की कृषि की जाती है। तीसरा जो कारक होता है बादलों की दशा। अब ये बादलों की जो स्थिति होती है वो इंसोलेशन को प्रभावित करती है, और इंसोलेशन फिर फसलों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बादलों की जो दशा होती है वो भी फसल के विकास को प्रभावित करती है। यदि बादल अधिक समय तक रहते हैं तो उस स्थिति के अंदर फसलों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी जब अधिक होती है तो गेहूं की फसल में रस्ट, जिसे रोली कहते हैं, वो अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। तो बादलों की जो दशा होती है वो भी फसलों के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। वायु की दिशा एवं गति। अब जैसे ही वर्षा हो और उसके बाद में वायु तेज गति से बहने लग जाती है तो फसलें क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो वायु की दिशा और गति भी फसलों के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। पाला यदि गिरता है, कोहरा की जो स्थिति होती है, ओला स्थिति होती है, उस स्थिति में भी फसल इनसे प्रभावित होती है। पाला की जब स्थिति होती है तो अधिकांश फसलें नष्ट हो जाती हैं। कोहरा की स्थिति के अंदर अधिक समय तक यदि कोहरा रहता है तो कोहरे की स्थिति के अंदर महुआ की स्थिति उत्पन्न होती है, और जो फसलों के लिए क्या होती है, नुकसान होती है। इसके अलावा अधिक नमी की मात्रा में रस्ट, रोली की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो भी अधिक मात्रा में होती है। ओला फसलों को नष्ट कर देते हैं। ओला जब गिरते हैं तो फसलें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भौतिक
कारक जो होते हैं वो कृषि के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसमें दूसरा जो कारक होता है धरातल की प्रकृति। अब धरातल की प्रकृति भी कृषि के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। खेत जितना समतल होता है उस पर खेती प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं कृषि संबंधी वो आसानी से की जा सकती हैं। अब ढाल का स्वरूप, ढाल की मात्रा, दिशा तथा कटा फटा धरातल खेती के विकास के कारक को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जितना ढाल अधिक होता है वहाँ पर कृषि कार्य करना असंभव हो जाता है। तो इसके साथ साथ गंगा सिंधु का मैदान, दजला फरात का मैदान, इरावदी नदी की घाटी, मरी डार्लिंग नदियों के मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, नील नदी की घाटी, हांगों का मैदान, ये समतल मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है, कृषि का घनत्व अधिक पाया जाता है। पहाड़ी भागों में ढाल की अधिकता से मिट्टी टिक नहीं पाती है, इसलिए मिट्टी का विकास नहीं होता है। मिट्टी का विकास नहीं होता है तो वहाँ पर कृषि की क्रियाएं नहीं की जा सकती। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर सीमित मात्रा में फसलें पैदा की जाती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार धरातल की जो प्रकृति होती है वो भी कृषि के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। लेकिन जितना खेत समतल होता है वो उसके लिए लाभ, लेकिन ज़्यादा समतल होना भी कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि जब वर्षा अधिक हो जाती है और वर्षा अधिक हो जाती है तो खेत में जल भर जाता है। अब उस जल की निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि अतिरिक्त जल खेत से बाहर निकल सके। यदि खेत में जल भरा रहता है तो उस स्थिति के अंदर मिट्टी के अंदर वायु संचार की कमी आ जाती है, कृषि अपना विकास नहीं कर सकती, इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो कारक है वो है सोइल। कौन सा कारक है, सोइल का। अब ये सोइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो भी कृषि के विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। मिट्टी जितनी अधिक उपजाऊ होती है उतना ही कृषि का उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। तो नदियों के जो मैदानी जो भाग होते हैं, डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ से नई मिट्टी का नवीकरण होता है। तो ये इस मिट्टी के अंदर हुमस की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जो मिट्टी जो कृषि, इस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है। अब जहाँ पर इस प्रकार नवीनीकरण नहीं होता है वहाँ पर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। मरुस्थलीय दलदलों के क्षेत्रों में भी कृषि का विकास इसलिए कम होता है, लेकिन वहाँ पर आज वर्तमान में मानव अपनी कृत्रिम खाद, सिंचाई, उन्नत बीज उपलब्ध करा करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी कृषि के विकास को, कृषि का उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मिट्टियाँ भी कृषि को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो कारक है वो सोशल फैक्टर्स है, सामाजिक जो कारक है। अब इसमें पहला जो कारक है जनसंख्या। अब जनसंख्या का जिन क्षेत्रों में दबाव अधिक होता है वहाँ पर आसानी से श्रमिक मिल जाते हैं, और वो आसानी से श्रमिक मिल जाते तो कृषि कार्य में सहयोग हो जाता है। सहयोग हो जाता है तो वहाँ पर आसानी से कृषि फसलें उत्पादित की जाती। लेकिन अब ये कृषि का जो जनसंख्या का जो फैक्टर है, तो यदि अपन जनसंख्या कृषि उत्पादन का अध्ययन करते हैं तो अधिकांश उन्हीं क्षेत्रों में कृषि का कार्य किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती। क्योंकि जनसंख्या अधिक पाई जाती है तो वहाँ पर सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और उपलब्ध होने पर वहाँ पर अनेक प्रकार की कृषि क्रियाएँ आसानी से की जा सकती हैं। तो अब जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। अब गहन कृषि का तात्पर्य ये होता है कि जनसंख्या तो अधिक होती है और कृषि योग्य भूमि जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब उस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए गहन कृषि की जाती है, जिसमें श्रमिकों का भी अधिक उपयोग किया जाता है और खाद उर्वरक या उन्नत बीजों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। अब जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है वहाँ पर विस्तृत प्रकार की कृषि की जाती है।
फार्मिंग कृषि की जाती है, जहाँ पर कम श्रमिकों के द्वारा कम श्रमिक यंत्रों का अधिक प्रयोग करके कृषि का उत्पादन किया जाता है। तो ये जनसंख्या का फैक्टर्स है। दूसरा है शिक्षा का स्तर। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है शिक्षा का स्तर। आज कृषक यदि अनपढ़ है तो वो कृषि को अच्छी तरह से नहीं कर सकता, और सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनसे वो लाभान्वित नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता इन योजनाओं का। तो पढ़ा लिखा कृषक उचित बीज, खाद, यंत्र, कीटनाशक दवाओं का चुनाव आसानी से कर सकता है। इसके अलावा समाचार पत्र पढ़ता है तो कृषि पदार्थों के मूल्य, शासकीय सुविधाएं से भी परिचित हो सकता है। लेकिन बहुत से आज भी भारत देश के अंदर बहुत से किसान अनपढ़ हैं। वो न तो कृषि उत्पादन का सही मूल्य ले पाते हैं, और न ही शासकीय जो प्रशासकीय जो सुविधाएं होती हैं उनका। आज नरेंद्र मोदी ने किसान योजना चला रखी है, PM किसान योजना। उसमें कृषक को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन बहुत से किसान आज भी उस सुविधा से नहीं जुड़ पाए। तो ये कारण क्या है? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का अभाव। इसके अलावा यदि कृषक शिक्षित है तो मौसम की जानकारी, क्योंकि मौसम विभाग उपलब्ध कराता है, और कृषि से संबंधित नई खोजें जैसे उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक संबंधी इत्यादि वो प्रयोग कर सकता है। तो शिक्षा कृषक को बहुत ही ज़रूरी होती है। शिक्षा, यदि कृषक पढ़ा लिखा है तो अधिक से अधिक उत्पादन खेती से ले सकता है। दूसरा है मनुष्य की रुचि, तीसरा फैक्टर्स। अब ये मनुष्य की जो रुचि है वो भी कृषि के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब मनुष्य की जो रुचि होती है, भारत की यदि अपन बात करें तो भारत में आज भी बहुत सी परंपराएं होती हैं, और उन परंपराओं के आधार पर कृषि का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। कृषि का चयन किया जाता है। भारत के अंदर कुछ धर्म के जो लोग हैं वो मांस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मांस का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो ऐसी पशुपालन पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से आज मनुष्य की जो रुचियाँ होती हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने खाद्यान्न के अंदर चावल और मछली का प्रयोग करते हैं, तो वो चावल मछली का अधिक उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से मानव की जो अभिरुचियाँ होती हैं वो भी कृषि के उत्पादन को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो उष्णार्द्र प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वो चावल ज़्यादा खाते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो अपने खाद्यान्न में गेहूं का प्रयोग करते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में अनाज की जगह सब्जी, फल, मांस, दूध, दही, मक्खन को अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो मानव समाज मांसाहारी एवं शाकाहारी वर्गों में विभाजित है। अब जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में चावल और मछली का प्रचलन ज़्यादा है। तो उत्तरी भारत में गेहूं, पूर्वी भारत में चावल और दक्षिणी पश्चिमी भाग में ज्वार बाजरा का प्रचलन ज़्यादा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फल विशेष अंगूर और संतरा प्रधान है। तो खेतों का क्षेत्रीय विस्तार वैविधिक मानवीय अभिरुचि का परिणाम होता है। तो मानव की अभिरुचि के अनुसार ही वहाँ पर कृषि की फसलें क्या की जाती हैं? उत्पादित की जाती है। तीसरा जो कारक है वो आर्थिक कारक है। अब आर्थिक जो कारक हैं, आर्थिक कारक में पूंजी, श्रमिक, यातायात के साधन, बाजार की निकटता को सम्मिलित किया गया है। तो अब ये पूंजी जो है, तो पूंजी अन्य उद्योगों की तरह, या पूंजी निवेश अन्य उद्योगों की तरह कृषि के विकास में भी सहायता देता है। यदि कृषक के पास पूंजी है तो वह बीज, खाद, सिंचाई, भंडारण इत्यादि की सुव्यवस्थित
व्यवस्था कर सकता है और कृषि को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन विकासशील देशों में कृषक गरीब है, विकास कृषि के पास पूंजी का क्या है, अभाव है, इसलिए वो जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, जिससे कृषि का विकास नहीं हो पाता है। विकसित देशों के कृषकों के पास पर्याप्त पूंजी है और वो पर्याप्त पूंजी होने के कारण उन्नत बीज, यंत्र, खाद का प्रयोग करके कृषि विकास करते हैं, इसलिए विकसित देश आज कृषि के क्षेत्र में भी आगे हैं। नेक्स्ट जो कारक है वो है श्रमिक। अब संसार के अधिकांश खेती और बागों में अभी भी श्रमिकों पर खेती आधारित है। कृषि कार्य हेतु श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कृषि कार्य हेतु क्या पड़ती है? अब जैसे जुताई, बुआई, रोपाई, निराई, गुड़ाई, खलिहान से फसल को निकालना, फिर उनको बाजार में भेजना इत्यादि कार्य के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। अब चाय रबर के बागान में विशेष किस्म के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय रबर के बागान में किसी दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब चाय की जो कृषि की जाती है वहाँ पर चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उनका किण्वन क्रिया किया जाता है, फिर उन पर बेलन चलाए जाते हैं, फिर पैकिंग की जाती है, तो इसलिए श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हवाई जो द्वीप हैं वहाँ पर गन्ना, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र गन्ना का उत्पादन होता है। गन्ना को बोने, रोपने, काटने, निराई गुड़ाई करने और फिर उनको काटने के बाद बंडल गट्ठर बनाने, फिर उनको चीनी मिल तक पहुंचाने इत्यादि कार्य के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर द्वीप में नारियल की खेती के लिए भी विशेष श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अब वर्तमान में समस्या क्या हो रही है कि गांव के जो लोग हैं वो नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इसलिए श्रमिकों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो उस स्थिति में कृषि कार्य करना महंगा पड़ता है। तो यातायात के जो साधन, अब यातायात के साधन भी कृषि के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब खेतों से फसल पकने के बाद फसलों को खलिहान, घर व बाज़ारों में पहुंचाना होता है, तो इसके लिए परिवहन मार्ग एवं परिवहन के साधन आवश्यक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य दशाओं के अनुकूल होने पर भी कृषि का विकास कम होता है, क्योंकि आवागमन के साधन नहीं होते। अब ट्रक फार्मिंग जो कृषि है, इसके अंदर दुग्ध उत्पादन व फलों का उत्पादन व सब्जियों का अधिक उत्पादन किया जाता है, तो इसमें त्वरित परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाले, खराब होने वाले कृषि उत्पाद हैं। यदि परिवहन के साधन विकसित नहीं है तो खराब हो जाएंगे। तो इस स्थिति के अंदर त्वरित परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यूरोपीय अमेरिकी देशों में दूध, मक्खन, मांस, अंडे, फल समुद्र पार के देशों से आते हैं। समुद्री पार के देशों से आते हैं तो त्वरित परिवहन के साधन होते हैं। यातायात के साधनों का कृषि के विकास में प्रभावी भूमिका होती है। तो ये यातायात के जो साधन होते हैं वो भी कृषि के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बाजार की निकटता। अब बाजार की निकटता भी बहुत ज़रूरी है। कृषि का विकास कृषि के उत्पादों की मांग से प्रभावित होता है। यदि बाजार में ही मांग नहीं हो तो कृषि का उत्पादन महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं। तो अब इसके लिए खाद्यान्न फसलों के लिए जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, बाज़ारों में कृषकों की पहुँच होनी चाहिए। बाज़ारों में कृषक की क्या होनी चाहिए? पहुँच होनी चाहिए। अगर बाज़ार तक नहीं पहुँच पाता है कृषक तो उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं। अब यूरोपीय जो नगर हैं, सब्जी एवं फल, दुग्ध पदार्थों की बाज़ार प्रस्तुत करते हैं। मतलब फल, सब्जी और दूध पदार्थ के लिए वो क्या करते हैं? बाज़ार प्रस्तुत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का मांस
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजारों में बिकता है। कहाँ बिकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजारों में बिकता है। अफ्रीका की कॉफ़ी की खपत यूरोपीय देशों में होती है। तो अब यदि ये बाज़ार नहीं होते तो अफ्रीका देशों में कॉफ़ी का उत्पादन भी बहुत कम होता। तो इस प्रकार से बाज़ार का होना भी कृषि के विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट जो कारक है सांस्कृतिक कारक। अब ये सांस्कृतिक जो कारक हैं परंपराएं, धार्मिक विश्वास इत्यादि पर निर्भर करता है। किस पर करता है? परंपराएं, धार्मिक विश्वास इत्यादि पर प्रभावित करता है। तो ये सांस्कृतिक जो कारक हैं ये मानव के द्वारा ही उत्पादित कारक हैं। अब मानव ने अपनी जो संस्कृति का जो विकास किया है, मानव ने अपने जो संस्कृति का जो विकास किया है उसके आधार पर ही कृषि का विकास प्रभावित होता है। अब जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एशियाई देश जैसे भारत, चीन, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के कृषक परंपरागत कृषि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मतलब एशिया की जो देश हैं, कोई सा भी लीजिए, भारत, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान की जो कृषक है परंपरागत कृषि को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ पर कृषि अर्धविकसित अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यूरोपीय देश के जो कृषक हैं वो नवीन प्रयोग को अपनाते हैं और वो विकसित हो गए हैं। जबकि जो कृषि का अगर अपन ये देखें कि सबसे पहले एशिया महाद्वीप में कृषि का विकास हुआ है, बाद में अन्य महाद्वीप हुआ है, लेकिन आज प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो अन्य महाद्वीपों के जो देश हैं वो आगे हैं। अब एक उदाहरण और है, भारत में मुर्गी स्वर पालन को बहुत लंबे वर्षों तक उच्च वर्गीय कृषकों ने नहीं अपनाया, क्योंकि ये परंपरा है वहाँ कि ये जो मुर्गी पालन, स्वर पालन जो है वो निम्न वर्ग के व्यक्तियों का व्यवसाय रहा है। इसलिए ये भावनाएं भी कृषि के विकास को प्रभावित करती हैं। धार्मिक भावना से भी कृषि का विकास प्रभावित होता है। जैसे गोमांस, सुअर का मांस, मछली आदि में रुचि या अरुचि रखते हैं। बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते। कोई गाय का मांस खाने को पसंद कर रहा है, कोई सुअर का मांस खा रहा है, कोई मछली। लेकिन ये माना जाता है कि जैनी और ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो शाकाहारी मानते थे पहले, तो इसलिए लोग पशुपालन पर ध्यान नहीं देते थे। बौद्ध समाज में मांस की जगह मछली का प्रयोग प्रचलित है। अब भारत में मांस के लिए पशुपालन वर्जित था पहले। तो इस तरह की परंपराएं, धर्म भी कृषि के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कारक हैं वो सांस्कृतिक कारक हैं। अब नेक्स्ट जो कारक, यदि यूरोपीय देशों के कृषकों ने इसको अपनाया है, अब नेक्स्ट जो कारक है वो है राजनीतिक कारक। कौन सा है? राजनीतिक कारक। अब राजनीतिक कारक भी कृषि के विकास को क्या करता है? शासन की जो नीति होती है वो कृषि का आधार होती है। कृषि का क्या होती है? आधार होती है। शासकीय नीति ही अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के विकास को प्रभावित करती है। अब किसी विशेष उपज के निर्यात को यदि सरकार बढ़ावा देती है तो उसका विकास हो जाता है। यदि सरकार बढ़ावा नहीं देती है तो उसका विकास नहीं हो पाता है। तो उसका विकास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारक भी उसके विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
अब किसी देश के विशिष्ट कृषि उत्पादन पर टैक्स लगाकर शासन उस देश की कृषि को हतोत्साहित कर सकता है और उसको प्रोत्साहित भी कर सकता है। गेहूं की खेती चीन के अधिक मूल्य से प्रभावित हो सकती है। इस तरह राजनीति कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब इसके बाद में प्राविधिक कारक मतलब टेक्नोलॉजिकल कारक हैं। अब ये तकनीकी जो कारक हैं, वर्तमान युग में कृषि का विकास तकनीक पर निर्भर करता है। उन्नत बीज, खाद का प्रयोग कृषि की उन्नत तकनीक के साथ ही हो सकता है। कृत्रिम खाद के लिए अधिक सिंचाई के लिए नलकूप या नहरों का विकास होना चाहिए। कृषि यंत्रों के प्रयोग से श्रमिकों के अभाव की भरपाई हो सकती है। यदि कृषि यंत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं तो वहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्नत किस्म के हल थ्रेशर का प्रयोग भी आवश्यक है। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से नए यंत्र आवश्यक है। प्राविधिक के प्रयोग से परंपरागत कृषि विधियों से लाभ मिल सकता है। इस तरह प्राविधिक कृषि के विकास में आवश्यक पक्ष होता है। अब इसके बाद में अपन फसलों के वर्गीकरण में रखते हैं कि कौन सी फसलों को किस वर्गीकरण में रखा जाए। तो मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसको और भी अधिक भागों में बांटा जा सकता है। कई आधार लिए जा सकते हैं। तो इसमें पहले धान्य फसलें, जिसमें सीरियल क्रॉप्स होते हैं, केवल खाद्यान्न पूर्ति के लिए फसलें बोई जाती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई इत्यादि। उसके बाद में प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, चाय, कहवा, कोका, रबर, सिनकोना एवं विविध फल। इसके बाद में पेय फसल हैं, बेवरेज क्रॉप्स हैं, चाय, कहवा और कोको। ये रेशेदार फसलें होती हैं। फेवरेज क्रॉप्स है कपास, पटसन, सन। अन्य फसलें के अंदर गन्ना, चुकंदर, तंबाकू। लेकिन किसी भी फसल को यदि व्यवसायिक कहा जाता है तो बस सत्य है कि कृषि मूलतः धनोपार्जन के लिए की जाती है। किसी भी फसल को आप व्यवसायिक फसल कह सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि उससे अधिक धनोपार्जन की पूर्ति होती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की कृषि का व्यवसायिक उद्देश्य से कृषि करते हैं, जबकि गेहूँ किसमें आती है, खाद्यान्न कृषि, लेकिन वो व्यापारिक दृष्टि करते हैं, इसलिए उसको व्यापारिक कृषि कह सकते हैं, व्यवसायिक उद्देश्य वाली कृषि कह सकते हैं। थैंक यू।